अच्छा जी, अभी स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों के पास। यस सर। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही तो बता दीजिएगा, लेकिन अभी स्क्रीन आ जानी चाहिए। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सेशन है, सेशन 6 है। इस सेशन में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है कि बेसिक डिज़ाइन मॉडल्स क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन और हमारा बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट वेरीलॉग का क्या होता है, लाइक क्या चीज़ें होती हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में, हमने वो बेसिकली डिस्कस की थी। देन हमने सिमुलेशन कंट्रोल की बात की थी कि आप बिहेवियरल मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, या प्रोसीजरल ब्लॉक्स जो हैं उनको यूज़ करके आप अपना लाइक सिमुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने डिज़ाइन फ्लो और कंडीशनल डिज़ाइन जो है हमने उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, कंडीशन कंट्रोल लाइक जो आपका डिज़ाइन फ्लो था उसमें हमने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस जो ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स हैं या फंक्शंस और टास्क जो हैं उसके बारे में पढ़ा था। देन वी स्टडीड के आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स, केस स्टेटमेंट्स या फिर आप लोग लूप्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी सेशन से हमने, जो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसके एंड में बिल्कुल हमने स्टार्ट किया था कि हम डिफरेंट मॉडल्स को कैसे बना सकते हैं। हमने दो एग्जांपल्स देखी थी। एक एग्जांपल थी मक्स की और बाकी दो एग्जांपल्स थी इनकोडर्स और डिकोडर्स की। तो अभी आज के सेशन में भी हमारे पास कुछ बेसिक मॉडल्स हैं। दो दो मॉडल हमने पढ़ना है कि शिफ्ट रजिस्टर और रजिस्टर फाइल्स जो हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन अब अभी बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मेमोरीज के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो इन मेमोरीज को डील करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे हमें सॉरी, यहाँ पे हमने बेसिकली ये करना है कि हमने अब इसको ये देखना है कि हम अपनी ये मेमोरीज को कैसे हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमने आज जो एफ एस एम्स होती हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है और उसकी एक एग्जांपल हमने देखनी है कि आप उसको कैसे कैसे कोड कर सकते हैं। एक एग्जांपल है और दूसरी ऑब्वियसली आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपने उसको खुद से कैसे मॉडल करना है। एक आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपने उसको खुद से मॉडल करना है। सबसे पहले हम लोग कुछ जो बेसिक अपने मॉडल्स हैं उनको देख लेते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स आपने नाम यकीनन सुना होगा कहीं ना कहीं पे। शिफ्ट रजिस्टर्स ये होते हैं कि आप डाटा स्टोर करते हैं और उनको उसको बेसिकली शिफ्ट करते हैं या उस डाटा को आप बेसिकली चेंज करते हैं। देन वी हैव रजिस्टर फाइल्स जो आपकी एज अ मेमोरी एक्ट करती हैं, और फिर हमारे पास कुछ काउंटर्स होते हैं। ये हम तीन बेसिक मॉडल्स जो हैं वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये शिफ्ट रजिस्टर है। अब देखें, शिफ्ट रजिस्टर में अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर है। 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर होना का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा स्टोर होगा वो 4 बिट का डाटा स्टोर होगा। ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पे जो डाटा स्टोर हो रहा है इस ब्लॉक में, यहाँ पे सिर्फ 4 बिट का डाटा आएगा। अब इसका जो इन पोर्ट है या डाटा जहाँ से स्टार्ट होगा या जहाँ से इसके साथ यहाँ पे बेसिकली इसके इनपुट पे आ सकता है, वो हमारे पास ये डाटा इन पोर्ट है। ठीक है, ये टॉप पे जो है, लेफ्ट टॉप पे। देन वी हैव क्लॉक सिग्नल और हमारे पास रीसेट है, और हमने एक डाटा आउट लेना है। तो इट मीन्स कि डाटा यहाँ से इन होगा, एक एक शिफ्ट करता जाएगा और उसके बाद यहाँ से डाटा आउट वाली साइड से ऑब्वियसली वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसको हम मॉडल कर सकते हैं। इसका अगर आप कोड देखें तो ये कोड कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सा कोड है। आसान कोड किस तरह से है कि इसको बजाय इसके कि आप ये वाली पोर्शंस को भी ऑब्जर्व करें, आप सिर्फ ये मिडिल वाला पोर्शन देखें। ठीक है, अब इस मिडिल वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जहाँ से बेसिकली ये ऑलवेज ब्लॉक है ना, हम इसको सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अभी आप सिर्फ इसको देखें, यहाँ पे हमने सेंसिटिविटी लिस्ट में पॉज एज क्लॉक डाला है और हमने नेग एज रीसेट डाला है। तो इट मीन्स के जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी तो आपका ये जो शिफ्ट रजिस्टर है इसका जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, और या फिर इसकी जो नेगेटिव एज आएगी तो फिर भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। मीन्स इस ये वाला ब्लॉक जो है ऑलवेज ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव एज आती है तो नेगेटिव एज मीन्स कि आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लो पे आपका रीसेट जो है वो एक्टिव हो जाए। रीसेट एक्टिव होने का मतलब ये है कि आपका डाटा रजिस्टर जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखें यहाँ पे ये जो आपका
ये है शिफ्ट रजिस्टर है, इसमें हमने क्या किया हुआ है कि ये वाला जो एक रजिस्टर हमने बनाया है इसको हमने डाटा रजिस्टर का नाम दे दिया, जो कि कितने बिट वाइड है, वो तकरीबन 4 बिट वाइड है। ठीक है, 4 टिक भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 टिक भी 0 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हम इस सारे डाटा रजिस्टर को 0 कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एल्स में ऑब्वियसली अगर रीसेट नहीं है तो फिर क्या काम करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि अब शिफ्ट रजिस्टर है ये। अब ये शिफ्ट रजिस्टर देखें किस साइड पे जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको शिफ्ट करना है टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है, क्योंकि डाटा अगर हमारा लेफ्ट से इनपुट हो रहा है तो हमें इसको अगर राइट पे शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं समझ आ रही? सर मुझे आपकी सिर्फ शिफ्ट रजिस्टर वाली स्लाइड शो हो रही है जिसमें उसकी ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, मतलब। हाँ हाँ, मैं इसी से पूछना चाह रहा हूँ, उससे नहीं पूछना चाह रहा, कोड से नहीं पूछना चाह रहा, उसमें तो लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नहीं सर समझ फिर आ डाटा रहा। इन दूसरी साइड से कर लेंगे और डाटा क्वेश्चन आउट ये दूसरी है साइड से ले लेंगे। कि देखें शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर का पर्पस ये होता है कि एक एंड से डाटा इनपुट पे आए और दूसरे एंड से एग्जिट होता जाए, ऐसा ही है। तो अगर मैं इसको एक क्लॉक साइकिल पे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो इनपुट पे डाटा कैसे आएगा, डाटा कहाँ पे आएगा और आउटपुट से डाटा कौन सा रीड होगा? क्लॉक एजेस पे पॉजिटिव एज के। देखें अगर मैं इसको इस तरह से लूँ कि ये वाला जो आपका पोर्शन है ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये 4 बिट डाटा है, ठीक है। अगर इसके बिट्स को मैं नाम देना चाहूँ तो ये होगा हमारे पास 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ठीक है, MSB उसकी 3 है और LSB उसकी 0 है। डाटा इन जो होगा वो यहाँ से आएगा। अगर डाटा फर्ज करें इनपुट पे आ रहा है तो उसको कहाँ पे स्टोर होना है, MSB पे स्टोर ठीक होना है। ये सर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा सारे डाटा को, और जो हमारी LSB होगी वो कहाँ जाएगी, वो आउटपुट पे चली जाएगी। ठीक है, वो डाटा आउट पे चली जाएगी, ऐसा ही होना चाहिए। जी सर। ये सर कभी कभार वापस भी डाल देते हैं डाटा इनके अंदर, तो फिर वो जी वापस ऑब्वियसली, थ्री में भी। हाँ 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 हाँ, वो मतलब वो भी कंडीशन हम देखेंगे, मतलब ये एक कंडीशन है। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि डाटा रजिस्टर जो है उसमें डाटा इन कॉमा डाटा रेज की 3 डाउन टू 1 वैल्यूज जो हैं उनको क्या कर दो, कॉन्केटिनेट कर दो। कॉन्केटिनेट करेंगे तो क्या होगा, MSB पे डाटा इन आ जाएगा और डाटा रेज की जो 3 डाउन टू 1 है, मतलब MSB और उससे -1 और उससे -1, तीन जो बिट्स हैं उनको हमने थोड़ा सा राइट कर दिया। ठीक है, राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम स्टोर कर देंगे डाटा रजिस्टर में। और यहाँ पे देखें एक और असाइनमेंट हो रही है ऊपर इस लाइन में, यहाँ पे एक और असाइनमेंट ये हो रही है कि इसकी जो LSB है, डाटा रेज की जो LSB है उसको कहाँ पे असाइन कर दो, डाटा आउट को असाइन कर दो। ठीक है, सही है। इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक एक बात बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको राइट शिफ्ट की बजाय लेफ्ट शिफ्ट करना हो तो फिर कैसे करेंगे, कोड में कहाँ पे चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा? तो फिर डाटा आउट जो होगा वो 3 हो जाएगा, और उसके बाद जो डाटा रेज की जो यहाँ पे वैल्यू है वो 3 डाउन टू 1 की जगह जो है ना वो हो जाएगी 0 से लेकर 2 हाँ डाउन टू 2 तक। 0 हो जाएगी। और उसके ठीक बाद है, कोमा आ जाएगा डेटा इन बाद में। ठीक है, सही है। मतलब मतलब कहने का ये है कि अगर आपने इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ऑब्वियसली आपने जो MSB है उसको आउट करना है, उसको एग्जिट करवाना है। तो यहाँ पे इस 0 की बजाय यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऑर्डर एक तो स्वैप हो जाएगा, डाटा इन जो है वो आपका इस साइड से इनपुट हो रहा है तो इट मीन्स आप उसको राइट साइड पे लिखेंगे, और डाटा रेज जो है इसको आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, लेकिन इसकी जो लिमिट्स हैं वो 2 डाउन टू 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
इसके बाद जो अगली एग्जांपल है वो है आपकी रजिस्टर फाइल्स की। अब रजिस्टर फाइल्स कैसे बनती हैं, उसमें आप कैसे डाटा स्टोर कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास पहली 3 लाइंस जो हैं लेफ्ट साइड पे वो हैं एड्रेसेस की। पहला आपका एड्रेस है रीड एड्रेस, दूसरा भी आपका रीड एड्रेस है, तीसरा आपका राइट एड्रेस है, और देन यू हैव डाटा इनपुट, और फिर आपके पास है क्लॉक सिग्नल, बॉटम पे है आपके पास राइट एनेबल, और लेफ्ट साइड पे आपके पास, सॉरी राइट साइड पे आपके पास है डाटा आउट और डाटा आउट टू, मतलब 2 डाटा आउट्स आप ले सकते हैं। अगर आप इसको, मतलब इसको अगर आप ऑब्जर्व करें, इस आपकी रजिस्टर फाइल में 2 रीड के सिग्नल, 2 रीड एड्रेसेस आ रहे हैं। अब 2 रीड एड्रेसेस आने का मतलब ये है कि आप 2 पॉइंट से मेमोरी में 2 लोकेशन से डाटा आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, एट अ टाइम आप 2 लोकेशन से डाटा रीड कर सकते हैं। और वो डाटा कहाँ जाएगा? रीड एड्रेस 1 के अगेंस्ट जो भी डाटा इस मेमोरी में स्टोर हुआ होगा वो चला जाएगा डाटा आउट 1 पे। सिमिलरली रीड एड्रेस 2 पे जो भी एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा होगा वो चला जाएगा डाटा आउट 2 पे। देन हमारे पास राइट एड्रेस है। अब राइट एड्रेस क्या है? जब हमने डाटा इस मेमोरी में राइट करना है, तो राइट करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम राइट एनेबल सिग्नल को ऑब्वियसली उसको सेट करेंगे ताकि वो डाटा राइट कर सके, और हम यहाँ पे डाटा क्या कर देंगे, यहाँ पे जो डाटा इन आएगा ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर कहाँ पे होगा? वो ये एड्रेस हमें बताएगा, जो डाटा राइट एड्रेस जो है ये हमें बताएगा कि डाटा कहाँ पे इस मेमोरी में स्टोर होना है। और क्लॉक सिग्नल ऑब्वियसली इसलिए है कि हम हर क्लॉक पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको सिंक्रोनाइज या एसिंक्रोनाइज बनाना है तो उसके लिए क्लॉक यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखिए जो आपका रजिस्टर साइज है वो क्या होगा, या आपका मेमोरी साइज है वो क्या है, कितने बिट की मेमोरी है ये? 32 into 32 bits। 32 इंटू 32, ठीक है। ये 32 का मतलब, पहले 32 का मतलब ये है कि आपका जो डाटा लेंथ है ना, मतलब अगर रो वाइज देखें तो वो कितना है, 32 rows बिट्स है। into columns। अगर कॉलम वाइज देखें तो वो भी 32 है, मतलब आपके पास 32 रोज होंगी 32 बिट डाटा की। ठीक है, मतलब आप अगर ये इस तरह से देखना चाहें कि आपके पास 4 बाइट का डाटा है, उसके 32 जो है ना आपके पास 4 बाइट डाटा होंगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी तो रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपको कोड करना पड़े तो फिर आप कैसे करेंगे? कोड के लिए अब थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब इस तरह से कि अगर आप इसको अगर आप ये करना चाहें कि इनको डाटाज को, ये जो डाटा आउट 1 है, डाटा आउट 2 है, इनको आप डिक्लेयर करना, पहले देखें हमने कैसे डिक्लेयर किया हुआ, इनको हमने कैसे इनिशियलाइज किया हुआ। हमने ये कहा था डाटा आउट 1 और डाटा आउट 2, ऑब्वियसली हमने आउटपुट पे डाटा सेंड करना है, तो वो ये क्या है, हमारे पास 32 बिट्स हैं। हमारे पास डाटा इन जो है वो एक इनपुट पोर्ट है जो कि 32 बिट की है। उसके बाद हमारे पास रीड एड्रेसेस है। अब देखें यहाँ पे हमने रीड एड्रेस को कितने बिट का लिया हुआ है, 5 बिट का लिया हुआ है। अब कोई बता सकता है कि ये 5 बिट क्यों है? 2 raised to power 532 होता है। हाँ जी बताएं, और कोई? 2 रेज की पावर वही है। हाँ, 2 रेज पावर 5 जो है वो तो क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो एड्रेसेस है ना वो 32 हैं, तो हमारा मतलब जो काम है वो 32 लाइक 5 बिट से हो जाना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 5 बिट रखा है। अगर हमारे एड्रेस होते हैं 64 होता है तो ऑब्वियसली फिर हमें ये 6 बिट का रखना पड़ता है। और इसी तरह आप अगर मेमोरी बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको रीड एड्रेसेस जो हैं वो भी, रीड एड्रेस स्टोरेज का जो पॉइंट है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास देखें हमने रजिस्टर फाइल को कैसे इनिशियलाइज किया हुआ। रेज फाइल जो है उसको हमने ये कहा है कि उसकी रोज जो है वो होंगी 31 डाउन टू 0, उसकी जो कॉलम्स होंगे वो 0 टू 31 होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर हम इस फाइल को देखें, आपकी रेज फाइल जो है, ये वाला पॉइंट, अगर ये मैं इस रो वाइज की बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट है 31 और ये पॉइंट है 0, मीन्स इसकी MSB है लेफ्ट साइड पे और इसकी LSB है राइट साइड पे। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो इसका एड्रेस 0 जो है ना वो ये वाला पॉइंट है। अगर आप इसको लाइक वर्टिकल डायरेक्शन में देखें
तो इसका 0th एड्रेस जो है वो ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और इस तरह से 31st जो है वो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 0 एड्रेस से रीड करना चाहें तो वो कहीं टॉप पे पड़ा होगा। अगर आप उसको 1 2 3 से अगर आप रीड करना चाहें तो इस तरह से आप नीचे आते जाएंगे, तो उसका लास्ट एड्रेस जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से इनिशलाइज किया हुआ है। सो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से इनिशलाइज किया हुआ है, ये वाला जो है हमारा रजिस्टर फाइल का कोड जो है इसमें। अब इसमें एक चीज़ और ये है कि आप इसको अगर आपने लिखा हुआ है 31 डाउन टू 0, तो इसको भी आप 31 डाउन टू 0 लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने लाइक जब आप कोड कर रहे हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने जो उसका लाइक 31st एड्रेस है वो कहाँ पे रखा था। वो फर्स्ट पे था, और इस तरह से फिर आप उसको डिक्रीमेंट करते आएंगे। ठीक है, ये ऑब्वियसली ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने जो पहले असाइनमेंट के 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनका कोई लाइक पर्पस क्या है, ये कोई बता सकता है मुझे? अगर ये असाइनमेंट्स ऐसे लिखी हो तो इनका ऑपरेशन क्या होगा? सर ये वायर है किस्म की, तो ये रेज फाइल पे जो भी आएगा उस एड्रेस पे वो डाटा आउटपुट करेगा। ठीक है, और कोई? सर जो एड्रेस आप उसे दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल एड्रेस 1 दे रहे हैं तो वो डाटा आउट 1 में स्टोर हो जाएगा, और एड्रेस जो होगा वो आपने रेज फाइल के अंदर जो उसके एड्रेस होते हैं उनका एक एड्रेस दिया है, तो रेज फाइल शायद इसलिए लिखा हुआ है, और एड्रेस 1 जो है वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डाटा आउट 1 के लिए हो रहा है शायद, इसलिए ठीक है, उसमें से और रीड कोई? करके वो डाटा आउट 1 में कर देगा स्टोर। और भी कोई जाग रहा है या नहीं जाग रहा? अच्छा, अब देखें, इसको अगर मैं इस तरह से रीड करना चाहूँ कि देखें, अब रेज फाइल थी ना, इसकी 2D है ये, मतलब इसकी 2 डायमेंशन है। अब एक डायमेंशन में हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लाइक 31 डाउन टू 0 था, हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ 31 डाउन टू 0 या वट एवर वैल्यू हमने अगर यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे 32 बिट डाटा जो है ना उसको जो है वो रीड करवाएगा। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब इसको हम ये कहना चाह रहे हैं कि रीड एड्रेस 1 पे जो भी वैल्यू आए, एड्रेस की वैल्यू जो भी आए, उसके अगेंस्ट यहाँ पे रेज फाइल में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे स्टोर करवा दो। वो कितने बिट का होगा? 32 बिट का डाटा होगा। तो ये आप देखें, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, लाइक रीड वन एड्रेस ये इनपुट है, ये आपको पता है ये वायर है, और इसी तरह ये डाटा आउट 1 जो है ये आउटपुट है, यहाँ पे टॉप पे ये भी हमारे पास वायर है। इसका मतलब ये है कि जब भी इनपुट पे रीड एड्रेस 1 वैल्यू पे या रीड एड्रेस 2 वैल्यू पे कोई भी वैल्यू चेंज होगी, इररिस्पेक्टिव कि वो क्या है, डाटा आउटपुट पे वो भेज देगा। ठीक है, वो उसको एड्रेस स्विच करेगा, वो जो भी डाटा होगा उसको इसके साथ कनेक्ट करवा के आउटपुट पे भेज देगा। ठीक है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सवाए इसके कि इसकी डायरेक्ट कनेक्शन हुए हैं और डाटा आउटपुट पे जा रहा है। अब इसमें एक ऑपरेशन जो है वो हमने बनाया हुआ है, वो ये बनाया हुआ है कि राइट एनेबल हमने किया हुआ है। अब देखें, हमने पॉज क्लॉक पे लगाया हुआ है कि हर क्लॉक पे डाटा राइट हो सके, मतलब अगर अगर हम चाह रहे हैं कि डाटा राइट हो तो वो हो सके। हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई है कि राइट एनेबल अगर हमारा 1 हो तो तब डाटा इस एड्रेस पे जाके वो राइट कर दो। ठीक है, इसका इसका उलट लिखा हुआ, जैसा यहाँ पे लिखा था इसको हमने रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया। तो जब राइट एनेबल का सिग्नल 1 होगा तो तब डाटा जो डाटा इन पे आ रहा होगा वो राइट एड्रेस की लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब राइट एड्रेस भी देखें कहाँ से आ रहा है। राइट एड्रेस जो है वो भी हमारी इनपुट बिट है, ये वाली जो बिट्स हैं ये 5 बिट हमें यहाँ पे शो हो रही है, ये राइट एड्रेस भी हमारा इनपुट है। तो जो डाटा हमारा यहाँ पे इस एड्रेस पे स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, लाइक सॉरी, इस एड्रेस पे डाटा जो यहाँ से आ रहा होगा डाटा इन से, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई है? तो ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए वैसे। यस सर। अच्छा, अब Yes, इसमें sir. एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम इसको अगर रीड एनेबल इम्प्लीमेंट करना चाहें तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? अभी हमारे पास रीड एनेबल का सिग्नल नहीं है। अगर हम ये कहें कि हमने इसमें रीड एनेबल का सिग्नल ऐड अप करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? सर वो जो डाटा आउट 1 और डाटा आउट 2 वाला जो पार्ट है ना, उसको हम लोग पॉज एज ऑफ क्लॉक में डाल देंगे और फिर रीड इनेबल, इफ रीड इनेबल में शायद लगा देंगे, मतलब। ठीक है, और कोई?
सर फिर वो डाटा आउट 1 और 2 को रजिस्टर बनाना पड़ेगा अगर पॉजिटिव फ्लैग हम यूज़ करेंगे तो। यस सर, हाँ ठीक सर ये है, जो वो हमारे बनाना पास पहले पड़ेगा। से ये जो सर हमारे पास पहले से ऑलवेज है, इसी के इफ के अंदर हम जो है वो एक रीड इनेबल लगा के उसी के अंदर एक और लगा सकते हैं, मतलब एक अलग लूप ना लगाएं, इसी के अंदर भी लिख सकते हैं, तो वो रीड इनेबल वहाँ पे लग सकता ये जो असाइनमेंट वाली स्टेटमेंट्स हैं, है। जी सर, इनको ना हम इसके अंदर हाँ लिख जी दें जी ठीक ऑलवेज है, के। सही है। हम लाइक ये काम कर सकते हैं, हम दोनों काम कर सकते हैं। एक एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ये करें कि डेटा आउट 1 जो है ना, इसके आगे आप असाइनमेंट वाली वो हम नहीं लगाते, कंडीशनल स्टेटमेंट जो लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके आगे लिख दूं रीड एनेबल, मैं यहाँ पे लिख दूं इस लोकेशन पे। यहाँ पे अगर मैं रीड रीड एनेबल लिख दूं, आगे मैं क्वेश्चन मार्क डाल के दो कंडीशंस डाल दूं, ट्रू हो तो ये एग्जीक्यूट करें, अगर फॉल्स हो तो कोई भी लाइक हाई जी डाटा भेज दें, ठीक है, या 0 0 भेज दें, वट एवर वैल्यू। तो हम इस तरह से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक 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 ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस ऑलवेज लूप के अंदर ही हमने एक एक स्टेटमेंट हमने इफ की ये लगाई है, आप एक और इफ की स्टेटमेंट लगा के उसमें रीड एनेबल डालें और उससे भी आप डाटा रीड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये डाटा आउट 1 जो है ना, इसको आपको एज अ रेज डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इसको वायर से नहीं कर सकते, फिर आपको रजिस्टर ये सर, बनाना पड़ेगा। साइन भी हटाना पड़ेगा उधर से। हाँ ऑब्वियसली इसको हटाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। तो ये आपकी थी एक सेकंड एग्जांपल थी कि आप लोग रेज मेमोरीज को, रजिस्टर्स को या मेमोरीज को कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मेमोरीज कैसे होती हैं, नॉर्मली आपकी जो भी मेमोरीज यूज हो रही होती है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि उसमें डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं और उसमें एड्रेसेस होते हैं जो उसकी मेमोरी लोकेशन को कंट्रोल करते हैं। और फिर ऑब्वियसली डाटा रीडिंग या राइटिंग के लिए हमारे पास उतने बिट का हमारे पास सिग्नल होता है, ठीक है, उतनी बिट की बस होती है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है 3 बिट अप डाउन काउंटर की। अब ये तो इंतहाई सिंपल होना चाहिए क्योंकि शायद ये आप लोगों ने पहले किया होगा, डीएलडी में तो आप लोगों ने शायद किया होगा ये। 3 बिट अप डाउन काउंटर मीन्स के अगर आपका ये अप डाउन वाला सिग्नल जो है आपकी लेफ्ट साइड पे बॉटम पे, अगर ये फर्ज करें 1 है तो हम इसको करेंगे कि ये आउटपुट पे आपको एक वैल्यू दे, सॉरी आउटपुट पे ये काउंटर जो है ना ये इंक्रीमेंट करता जाए हर क्लॉक साइकिल पे। रीसेट आए तो इसको रीसेट कर दे 0 पे, अगर रीसेट नहीं आता तो फिर ये इसको अगर लाइक इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसको फिर डाउन डाउन काउंट करें, ठीक है। मतलब कंडीशंस आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखें अगर आपको ऐसा कोई सिग्नल दिया जाए जो कि 2 बिट का सिग्नल हो, यहाँ पे देखें आपके पास 2 बिट का सिग्नल आ रहा है, तो अगर आप अप डाउन काउंट करवाना चाहें 1 या 0 से ये काम हो सकता है। लेकिन अगर एक 2 एक्स्ट्रा बिट्स आपको, सॉरी एक 1 एक्स्ट्रा बिट आपको दी गई है तो इट मीन्स आपके पास 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी। तो जब आप लोग कोडिंग करें तो ऑब्वियसली आपको ये आपके जहन में ये होना चाहिए कि इन 2 एक्स्ट्रा बिट्स का आपने क्या करना है। अगर आप नहीं कनेक्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको ना वो कर देते हैं, लाइक उसको ट्रिम कर देता है। तो आप ये नहीं चाहते कि उसको ट्रिम किया जाए, बजाय इसके कि उसको किसी हाई जी स्टेट के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि कोई सिग्नल फ्लो ना हो। तो उसको कोड करने के लिए ना यहाँ पे हमने देखें इसका जो कोड लिखा है, ये नॉर्मल आप इफ एल्स कंडीशन से कर सकते हैं, आप केस स्टेटमेंट से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सवाए हमने ये देखना है कि 2 कंडीशंस हैं, ये वाली दोनों इस लाइन में जो 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं, एक है 0 0 और एक है 1 1। मतलब अगर आपके अप डाउन काउंट का जो सिग्नल है कंट्रोल सिग्नल, उसकी वैल्यू अगर 0 0 हो तो उसको हम क्या करें, और 1 1 हो, ये दोनों कंडीशंस पे हम काउंटर को इंक्रीमेंट करें ना उसको डिक्रीमेंट करें, उसकी जो भी पुरानी कंडीशन है ना उसको हम होल्ड करें, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसकी पुरानी कंडीशन को होल्ड करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन इससे नेक्स्ट कंडीशंस में अगर आपके पास अप डाउन की वैल्यू जो 1 हो जाएगी तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 हो जाएगी तो उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। और एल्स में हमने कंडीशन ये डाली हुई है कि इसको आप होल्ड करें। अगर कोई और कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर डाउन की कंडीशन आ जाए या हाई जी स्टेट आ जाए तो इसको क्या करें, होल्ड करें। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा काउंटर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपसे कोई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम कहा जाए तो मेरा तो ख्याल ये है कि आपको एटलीस्ट समझ आ गई होनी चाहिए कि इसको आप कोड कैसे कर सकता है।
फिर मुझे कोई वैसे ये ही बता अप सकता डाउन है? वाला काम जी, अगर एक बिट में हो सकता है तो फिर आप इसे इसके लिए 2 बिट्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? 2 बिट्स यूज नहीं करते। ये एक आपको एग्जांपल इसलिए दिखा रहे थे कि देखें, अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपके पास सिग्नल्स ज़्यादा हैं, आपने उसमें से कम सिग्नल्स को यूज़ करना है। तो अगर आपने उनको कम सिग्नल्स को यूज़ करना है तो नॉर्मली ये किया जाता है, उन्हें हाई जी स्टेट्स के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि उनका कोई आगे, उनका इफेक्ट जो है ना वो आगे ना जा सके। देखें, आपका एफ है, आपका एसिक मॉडल है, कुछ भी है, एट द एंड उसने एक फिजिकल लेवल पे जाके एक एज अ सर्किट एक्ट करना है। वो एज अ कोड तो एक्ट नहीं करेगा। अगर वो एज अ सर्किट एक्ट करेगा तो इट मीन्स के उसमें जो कंडीशंस है ना, आपकी करंट कंडीशंस हैं, आपकी जो कैपेसिटेंस आ जाती है, मतलब पैरासिटिक कैपेसिटेंसीज वगैरह होती हैं, वो अपना इफेक्ट जरूर जरूर ऐड करेंगी। अनलेस कि आपने उसको एक हाई जी स्टेट के साथ कनेक्ट किया। हाई जी मीन्स के आप उसको ना ओपन सर्किट कनेक्ट करवाना चाहते हैं, मतलब उसमें एक हाई रेजिस्टेंस ऐड करता है। तो अगर आप हाई रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो वो सारी जो इफेक्ट्स है ना पैरासिटिक, वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, टू दी मिनिमम लेवल। तो इसलिए हम ठीक लोग है ना सर। ये इस तरह से करते हैं। ये एक एग्जांपल थी कि आप इसको 2 बिट से करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। सर अच्छा, अब इस हमने जो जी है जी 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 जी। पहले वाला जो एल्सिफ है, हाँ जी। यहाँ पे हमने जो है काउंट काउंट की इक्वली कर दिया, और आखिर में जो एल्स है उसमें भी काउंट को काउंट की इक्वली कर दिया। ये हाँ वाली जी बात है जो बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने एल्स देखे ना, देखें अगर हमने इफ एल्स लगाया ना, तो इफ एल्स में जो एल्स वाली कंडीशन है ना उसको आपने इग्नोर नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये लास्ट वाला एल्स के आगे वाला जो कोड है, काउंट इज इक्वल टू काउंट, इसको मैं निकाल दूं, तो फिर क्या होगा? कोई अगर कंडीशन आती है, कोई फॉल्स कंडीशन आ जाती है, तो फिर आपका सर्किट जो है ना वो लाइक इधर वो करप्ट हो जाएगा, इधर वो उस पे कोई और कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है। आप ये नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है, कोई फॉल्स कंडीशन आ जाए, या कोई जैसे हम ये कह रहे हैं कि डोंट केयर कंडीशन आ जाए, या फिर कोई ऐसी हाईजी स्टेट्स आ जाएं, तो फिर आपका सर्किट फिर भी वर्क करे। फिर क्या वर्क करेगा? वो ये करेगा कि अपनी काउंटर की वैल्यू को ना होल्ड करेगा, पुरानी वैल्यू पे ही होल्ड रखेगा, ठीक है, उसमें कोई उसको वो चेंज नहीं करेगा। और इसी को अगर आप इस तरह से देखें कि आप जो केस स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उसको यही कहते हैं कि ठीक है, आप अपने केस लगा लें, मतलब आपने जो केस की कंडीशन चेक करनी है वो लगा लें। आपका जो लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए ना वो डिफॉल्ट कंडीशन होनी चाहिए, कि अगर इन सब स्टेटमेंट्स में से, इन सब कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नहीं आती, तो फिर आपका वो जो केस वाली स्टेटमेंट है ना, सॉरी, वो जो डिफॉल्ट वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो। सही। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फाइनाइट स्टेट मशीन्स है, ठीक है। ये तकरीबन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। जो भी आप लोग मॉडलिंग करते हैं, इधर आप एफपीजीएस करें या आईसिक डिजाइनिंग करें, इसमें इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये आपका बेसिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो कि आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। इसका जो बेसिक पर्पस ये है कि वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो है ना उनको बेसिकली वो जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस। वो कंडीशन यही है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एक सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम की कोई इनपुट्स होंगी, कोई आउटपुट्स होंगी। उन इनपुट्स की बेस पे या करंट स्टेट्स की बेस पे, मतलब जिस स्टेट में आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, उनकी बेस पे ये वाला जो है ना आपकी एफएसएम जो होती है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि अब इस फंक्शन, इस सिस्टम ने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इन एफएसएम्स का बेसिकली पर्पस ये होता है। अब आपके पास जो एफएसएम्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। अब उनको कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं? इन एक का नाम मेले मशीन है और एक का नाम मोर मशीन है। जो मेले मशीन है, अब जो बेसिक कंडीशंस है ना वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये आपको जल्दी समझ आ जानी चाहिए। बेसिक कंडीशंस जो इनको आप एक दूसरे से सेपरेट करती हैं वो ये हैं कि आउटपुट जो होती है ना इस मशीन में, जो मेले मशीन है, इसकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है करंट स्टेट पे और जो इनपुट सिग्नल है उस पे। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करेगा, कोई एक मशीन है हमारे पास, वो ये करेगी कि वो एक कंडीशन में फर्ज करें उसने स्टॉप किया हुआ, तो वो क्या करेगी कि वो इनपुट सिग्नल को देखेगी और अपनी करंट स्टेट को देखेगी। उसके बाद वो डिसीजन लेगी कि मैंने कहाँ पे जाना है।
ठीक है, कौन सी मेरी आउटपुट है, लाइक मैंने कौन सी अब लोकेशन पे जाना। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रोबोट की बात कर लें, तो रोबोट जो है आपका वो यही काम करेगा कि उसकी कोई इनपुट कंडीशंस देखेगा। कंडीशंस कुछ भी हो सकती है ना, इनपुट सिग्नल्स कुछ भी हो सकता है। इधर वो सेंसर्स हो सकता है, इधर वो आपका जो कैमरा हो सकता है, या किसी भी तरह की कोई स्टेट हो सकती है। तो वो अपनी करंट स्टेट को देखेगा और साथ में अपने इनपुट सिग्नल्स को देखेगा, तो फिर एक आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन जो मोर मशीन होती है वो ये काम नहीं करती। वो ये करती है कि वो अपनी सिर्फ करंट स्टेट को देखती है, उसका इनपुट से कोई लेना देना नहीं है, इस इनपुट से उसका कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ अपनी करंट स्टेट को देखेगी और अपनी नेक्स्ट स्टेट खुद ही डिसाइड कर लेगी कि मैंने अभी कौन सी स्टेट पे जाना है। ठीक है, मैंने अभी कौन सी लोकेशन पे जाना है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है। अब हम ये देखते हैं कि इनको डिज़ाइन करने के लिए कौन से बेसिक ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, या इसको आप किस तरह से थोड़ा सा इजी वे में इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ना, हमने इसको 3 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया हुआ है। अब ये कैटेगराइजेशन जो है ना, ये इसलिए है कि आपका जो लाइक कोडिंग पार्ट है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए, या आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकें, या उसको इजीली आप लोग डिज़ाइन कर सकें। अब जब हमने ये कहा था कि 2 मशीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हम वो वाली मशीन लेते हैं जिसमें इनपुट कंडीशंस भी आ रही हैं। अगर हमारी पास इनपुट कंडीशंस हैं एक मशीन में, तो वो क्या करेगी, वो 2 चीज़ों को देखेगी, एक इनपुट को देखेगी और एक हमारे पास करंट स्टेट को देखेगी। उसकी बेस पे हमने आउटपुट डिज़ाइन करना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी लॉजिक होनी चाहिए जो राइट साइड पे लिखी हुई है, ये एक आउटपुट लॉजिक होनी चाहिए कि हम किन फैक्टर्स की बेस पे एक आउटपुट जो है वो जनरेट करेंगे। देन हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, एक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक होनी चाहिए कि उसने नेक्स्ट स्टेट पे कहाँ पे जाना है, उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए। अब देखें, ये 2 मेन कंडीशंस हैं। एक तो हमने आउटपुट जनरेट करनी है, दूसरा हमने नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है ना वो डिज़ाइन करनी है कि हमारी लाइक फॉर एग्जांपल जो हम रोबोट की बात कर रहे थे, उसने ये बताना है कि मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, लाइक मेरी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक क्या होगी, मतलब मैंने किस की बेस पे डिसाइड करना है कि मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए। और सिमिलरली आपकी ये जो आउटपुट है वो भी ऑब्वियसली डिपेंड करती है डिफरेंट कंडीशंस पे। और जो सेंटर वाली पोर्शन है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि नेक्स्ट स्टेट को अपडेट करता है। नॉर्मली जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम पे रेड रेड वाले ब्लॉक में, कि आपकी जो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ना कि करंट स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट, नॉर्मली इससे ज़्यादा इस ब्लॉक में नहीं लिखा जाता। लेकिन डिपेंड्स कि हमारे पास किस तरह के डिज़ाइन हैं। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस भी आएंगी। लेकिन जो नॉर्मल ब्लॉक्स होते हैं उसमें हम सिर्फ इतनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इसका और कोई पर्पस नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करना चाह रहे हैं, इसको स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर में हम कोड करना चाह रहे हैं। अब देखें, जब भी आप एफएसएम को कोड करें ना, आपके पास ये 3 तरह के ब्लॉक्स होने चाहिए। एक ब्लॉक ऐसा होना चाहिए जो आपकी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को डिफाइन करे, दूसरा ब्लॉक ये होना चाहिए जो आपकी करंट स्टेट लॉजिक को डिफाइन करे, और थर्ड ब्लॉक ये होना चाहिए जो आपकी आउटपुट लॉजिक को डिफाइन करे। इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे तो शायद ये तीनों ब्लॉक्स आपको थोड़े से क्लियर हो जाएं। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास ये एक सिंपल एफएसएम है। ठीक है, अब इस एफएसएम में आप देखेंगे कि आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्टेट 0 है। स्टेट 0 पे ये रीसेट जो है ना, ये इसकी इनपुट है। हम ये कहते हैं कि जब आप स्टेट 0 पे हैं, मतलब स्टेट पहली कंडीशन पे हैं, तो आप क्या करें, इसको आप जब आप रीसेट का आपका सिग्नल एक्टिव हो तो आप स्टेट चेंज ना करें, इसी स्टेट में बार बार रहें, आप इसी स्टेट में लूप करते रहें, मतलब आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो यहाँ से भी उठा लेता है, मतलब आपका जो रीसेट वाला सिग्नल है वो भी नहीं आता, वो लाइक अगर डीएक्टिव हो गया है, तो फिर ये स्टेट 0 जो है ये नेक्स्ट स्टेट पे चली जाए। ठीक है, ये स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट पे चली जाए, जो यहाँ पे जैसे एरो लगा हुआ है, ये एरो आपको लेके जा रहा है स्टेट 1 पे। लेकिन जब ये इस स्टेट पे जाएगी तो इस स्टेट जो स्टेट 0 थी वहां पे हमारे पास जो आउटपुट थी वो क्या थी, वो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे 1 है, y जो है हमारी आउटपुट है जो कि 1 है। जब ये स्टेट 1 पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
अब देखें जब आप स्टेट 1 पे हैं तो आपके पास 2 एरोज हैं या 2 पाथ्स हैं जिस पे आप जा सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन किसकी वजह से हो रहा है या किसकी बेस पे हो रहा है? वो डिसीजन इस कंट्रोल सिग्नल से हो रहा है। अगर ये कंट्रोल सिग्नल आपका 1 होगा तो ये वाली स्टेट बजाय इसके कि ये S2 पे जाए, ये S3 पे चली जाएगी डायरेक्टली, इसको बाईपास करके। ठीक है, मतलब इस कंडीशन को बाईपास करके ये डायरेक्ट यहाँ पे चली जाएगी, और फिर ऑब्वियसली अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ से इसने डायरेक्ट रीसेट पे जाना है विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन अगर ये कंट्रोल सिग्नल आपका 0 होगा तो फिर आपने स्टेट 1 से स्टेट 1 से आपने स्टेट 2 पे जाना है, बजाय इसके कि आप स्टेट 3 पे चले जाएं। तो आप जब इस स्टेट 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से आप अपनी ये जो एक मशीन है, एक सिंपल सी जो मशीन है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं कि कोड में क्या है। अब 3 ब्लॉक्स में हमने कहा था कि इसको आपने डिवाइड करना है। 3 ब्लॉक्स, एक हमने कहा था कि एक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक लाइक बताता है, दूसरा आपका है करंट स्टेट, और थर्ड वन है आपका आउटपुट लॉजिक। अब यहाँ पे इस कोड को हमने 3 ब्लॉक्स में डिफाइन किया, लाइक डिवाइड किया हुआ। कोड को हम थोड़ा सा देखते हैं वन बाय वन लाइक ब्लॉक बाय ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट लॉजिक का एक ब्लॉक है, ये फर्स्ट वन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड लिखा हुआ है ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है। इसके बाद हमारे पास करंट स्टेट रजिस्टर है जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, वो ये वाला एक ब्लॉक है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट लॉजिक वाला ब्लॉक है। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स हैं डिफरेंट। अब हम इन ब्लॉक्स को बारी बारी देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट वन इज और लाइक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक अपडेट। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट 0 पे हूँ या स्टेट 1 पे हूँ तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कब शिफ्ट करूंगा या कब जंप करूंगा अपनी नेक्स्ट स्टेट पे। ठीक है, तो ये काम आप केस से कर सकते हैं या इफ एल्स से कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इसमें आपने सिर्फ कंडीशनल मतलब लाइक कंडीशनल ही स्टेटमेंट्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टेट 0 पे होता हूँ, स्टेट 0 पे अब देखें मैंने क्या कंडीशन चेक करनी है कि जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट स्टेट को लाइक डिसाइड कर सकूं। मैंने कंडीशन ये चेक करनी है कि आपका रीसेट जो है वो 0 हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब रीसेट को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको कोड में कोई चीज नजर आ रही है जो कि होनी चाहिए? कोई बता सकता है? मेरी आवाज तो आ रही होगी यकीनन। सर सर स्टेट लेकिन 0 पे रीसेट रीसेट का सिग्नल जो है चेक किए बगैर वो नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है। यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए थी एक इफ। ठीक है, इसका जो जैसे SP0 में हाँ एक जी, कंडीशन गई थी। अच्छा, कोई और अभी कुछ और भी कह रहे थे, वो क्या कह रहे हैं? सर ये मुड़कर उसी स्टेट पर वापस आ रहा है, जिस स्टेट से शुरू हो रहा है उसी पे वापस आ रहा है, तो इसके लिए क्यों कंडीशन लगाया? हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि इसमें नॉर्मली ये किया जाता है कि जो रीसेट के सिग्नल्स होते हैं ना, उनको बजाय केस स्टेटमेंट से डील करें या ऑब्वियसली उनको स्टेट्स से डील करें, उनका अलग से स्टार्ट में ही अपने ब्लॉक के स्टार्ट में ही ना रीसेट की कंडीशन चेक कर ली जाती है। अगर रीसेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो ना तो उसको आगे चलाया ही नहीं जाता, अपनी स्टेट्स को 0 ही रखा जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो इसको मैं एडिट कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं इसको अभी ऑर्गेनाइज नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूँ। इफ़ आपका रीसेट है, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने रीसेट रखा हुआ है, रीसेट इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ये करेगा कि ये जो आपका है ना नेक्स्ट स्टेट जो है, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू कर देगा 0 कर देगा। और सिमिलरली आपकी जो और हमारे पास कौन सी वाली कंडीशन है यहाँ पे, बस यही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेट को ही अपडेट कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अभी फिर दिखा देता हूँ। देखें अगर आपने रीसेट की कंडीशन चेक करनी होगी ना तो आप इफ से चेक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस यहाँ पे इस पोर्शन में तो आप इसको अगर आपका रीसेट 1 है तो आप नेक्स्ट स्टेट को 0 ही रहने देंगे, वो अपडेट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसी स्टेट में रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे एल्स लगा के उसके अंदर आप केस यूज कर लें।
तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो है ना यहाँ से आगे फिर आपकी कंडीशंस जो हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी। देखें यहाँ पे एस टी नॉट पे अगर हम रीसेट को इग्नोर कर दें और इसको हम टॉप पे डील कर लें, उसके बाद हमारे पास एस टी नॉट में कोई कंडीशन नहीं है, वो डायरेक्ट स्टेट 1 पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखें एस टी नॉट अगर हमारे पास स्टेट है तो उस नेक्स्ट स्टेट को हम क्या कर दें, एस टी 1 कर दें, मतलब उसकी हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो स्टेट 1 कर दें। लेकिन स्टेट 1 पे हमारे पास कंडीशन है। अब देखें स्टेट 1 पे कंडीशन ये थी कि अगर कंट्रोल सिग्नल 1 हो तो 3 पे जाए, 0 हो तो 2 पे जाए। यहाँ पे हमने वही कंडीशन लगाई हुई है कि अगर देखें हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट 1 को देख रहे हैं, अगर हमारी करंट स्टेट जो है वो ST1 है तो उसको हम ये कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल सिग्नल 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो ST3 कर दें, अदरवाइज वो क्या कर दें, ST2 कर दें। तो हमारा जो भी कंट्रोल है वो बेसिकली इस तरह से ऑपरेट हो जाएगा। अगर ये कंट्रोल सिग्नल नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे चले जाएंगे ST2 पे और फिर ST3 पे। अब हमने ST2 की लॉजिक डिफाइन करनी है। ST2 पे कोई कंडीशन नहीं है, वो डायरेक्ट जंप करेगी ST3 पे, और सिमिलरली ST3 जो है वो डायरेक्ट जंप करेगी ST नॉट पे, उसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, और डिफॉल्ट में हमने ये कहा है कि अगर कोई और वैल्यू आती है तो उसको ST नॉट पे ही रखो, कहीं पे भी ना लेके जाओ। अब देखें ये जो लॉजिक है इसमें हमने कहीं पे भी आउटपुट की बात नहीं की, हमने यहाँ पे सिर्फ ये कहा है कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट कैसे अपडेट होगी। अब ये हमारा एक ब्लॉक था, कोड का एक ब्लॉक है। सेकंड ब्लॉक क्या करता है कि हमने जो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू हमने असाइन की थी कि यार ये होनी चाहिए, उसको करंट स्टेट में असाइन करता है नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में। मतलब ऑब्वियसली एक क्लॉक साइकिल में तो हमें नहीं चाहिए ना अपनी नेक्स्ट स्टेट अपडेट हो जाए, हम ये चाहते हैं कि एक क्लॉक साइकिल के बाद वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, लेकिन एक थोड़े से टाइम के बाद अपडेट करेगा, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे अपडेट करेगा। अब वो ये नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू जो है ना, ये कहाँ से आ रही है हमारे पास, ये बेसिकली आ रही है हमारे पास जो हमने इससे पहले वाला ब्लॉक लिखा है, उस ब्लॉक से ये नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू यहाँ पे आएगी और करंट स्टेट को अपडेट कर देगी, और फिर ऑब्वियसली अगले उस क्लॉक साइकिल में ये करंट स्टेट की बेस पे हम नेक्स्ट स्टेट लॉजिक दोबारा से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड ब्लॉक जो है वो सिर्फ आउटपुट लॉजिक को डिफाइन करता है या आउटपुट लॉजिक को मॉडल करता है। अब देखें यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है किसी भी स्टेट में कि उसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट ये है कि अगर स्टेट 0 है तो आउटपुट 1 करें, अगर स्टेट 1 है तो आउटपुट 2 है, फिर 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है। यहाँ पे हमने करंट स्टेट पे कंडीशन लगाई कि अगर फर्ज करें करंट स्टेट जो है वो ST0 है तो आउटपुट को 1 कर दें, हमने यहाँ पे y को 1 कर दिया, 1 पे हमने 2 कर दिया, 2 पे 3 और 3 पे 4 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन ऑब्वियसली कंडीशनल आउटपुट नहीं है, ये डायरेक्ट आउटपुट है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको आउटपुट पे भेज दो। तो ये आपका जो थर्ड ब्लॉक है ये है आउटपुट लॉजिक ब्लॉक, कि आपकी डिवाइस की, आपकी मशीन की आउटपुट जो है वो क्या जनरेट होगी। तो इसको हमने 3 ब्लॉक्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि हम इसको सिंपलर मॉडल कर सकें, जितना सिंपल हो सकता है उसको मॉडल कर सकें, या उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, या उसको उसकी कोडिंग को ना हम आसान बना सकें। अब मुझे अब ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप की मशीन है। पूछ तो मैंने लिया है पर यहाँ पे लिखा हुआ है शायद। पूरे सर क्योंकि आउटपुट जो है वो सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से अब देखें यहाँ अगर पे जो इस पे आउटपुट है ना, इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा होता तो। इसमें हमने जो सेंसिटिविटी लिस्ट लिखी हुई है एक तो वो, और दूसरा हमने जो आउटपुट डिसाइड की है कि y इज इक्वल टू 1 है, उसमें हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि उसकी कंट्रोल सिग्नल की बेस पे, कंट्रोल सिग्नल हमारी इनपुट थी ना, तो हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि कंट्रोल सिग्नल की बेस पे आउटपुट जो है वो 1 हो या 0 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आउटपुट सिर्फ डिपेंड कर रही है कि उसकी करंट स्टेट्स क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, मोड मशीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टेट पे स्टेट 3 कर लें, 2 कर लें, इस पे हमने ये कह दिया होता कि अगर स्टेट 2 पे कंट्रोल सिग्नल 1 है तो इसकी आउटपुट जो है वो कर दें 5 कर दें, तो फिर ऑब्वियसली ये इनपुट डिपेंडेंट एक मशीन हो जाती। तो इसको हम फिर कहते हैं ये मेले मशीन है। ठीक है, तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अभी ये आपको FSM समझ आ गई है? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें।
सर वो जो रजिस्टर फाइल में हम 32x32 लिखते होते हैं, जी जी, पहले वाला 32 किस चीज़ का है और दूसरा वाला किस चीज़ का? हाँ ये ये देख लीजिएगा किसका होता है वो। लेकिन जो आप रजिस्टर डिक्लेयर करते हैं ना 2D में, उसका जो पहला होता है वो रोज को डिफाइन करता है, और जो सेकंड होता है उसकी बेसिकली नहीं सॉरी, जो पहला होता है वो डिफाइन करता है कि उसकी डाटा की विड्थ कितनी है, और जो सेकंड होता है वो ये बताता है कि कितने डाटा आपने स्टोर करना है, मतलब कितनी रोज स्टोर करनी है। ठीक है। सही। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि हम किन कंडीशंस में प्रेफर करते हैं मूरे मशीन को ओवर मीले मशीन, या फिर मीले मशीन ओवरऑल एक बुरा चॉइस ऑफ मतलब डिजाइन होता है क्योंकि उसमें लैचेस बनती हैं। ये चीज पे थोड़ा सा बता दें कि हम लोग नहीं क्या ऐसा, इसके अंदर। नहीं ऐसा मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। देखें, आप अपने एक डिज़ाइन को ना थोड़ा सिंपलर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी प्रेफरेंस ये होगी कि आप मोर मशीन यूज़ करें, क्योंकि मोर मशीन जो है ना वो इनपुट डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको इनपुट पे डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप इनको इनपुट को मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर आप सही डिसीजन शायद नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फॉर एग्जांपल आप एसी की एग्जांपल ले लें। अगर एसी का जो एक फीडबैक लूप है, जिसमें आप वो लाइक उसका जो सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर जो होता है बेसिकली, उससे वो फीडबैक ले रहा है। अगर वो फीडबैक की बेस पे डिसीजन नहीं लेगा तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर को कभी भी मॉनिटर नहीं कर सकेगा, मतलब ऑब्वियसली सॉरी मॉनिटर तो नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इधर वो उसको हायर लेके जाएगा, इधर वो, या फिर उसको वो लोअर लेके जाएगा। ठीक है। वो दो तरह की डिसीजन ले सकता है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि वो ये काम कर सकता है कि यार उसका टेम्परेचर जो है वो 16 से स्टार्ट करें, उसको ऊपर लेके जाता जाएगा, वो चाहे फर्ज करें 30 तक ले जाएगा, 30 से वो फिर वापस लेके आ जाएगा, या चलें 30 नहीं लेके जाएगा, 25 तक ले जाएगा, 25 से दोबारा 16 पे, 16 से दोबारा 25 पे। तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो ऐसा डिसीजन ले सके जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, जो ज़्यादा लाइक सूटेबल हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें फिर शायद प्रेफर ये है कि हमारे पास मेले मशीन होनी चाहिए, ताकि हम उसकी इनपुट ले सकें। इनपुट और करंट स्टेट ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि करंट स्टेट हमारी फर्ज करें टेम्परेचर हमारा 22 है, और इनपुट भी हमारी 22 है, या चले फर्ज करें हमारे पास 24 है, तो हम उसकी बेस पे ये डिसीजन ले सकें कि यार अभी एसी को ऑन कर दें ताकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी मेले मशीन ही ऑपरेट ऐसा काम कर सकती है। मोर मशीन ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपकी इनपुट कहीं ना आ रही हो, मतलब आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको कोई फीडबैक नहीं चाहिए, तो फिर आप ऑब्वियसली मोर मशीन प्रेफर करेंगे। सर ठीक है। मोर सॉरी मीले मशीन में तो फिर हमें जब हम फॉर एग्जांपल जो आउट लास्ट वाला जो पार्ट ब्लॉक है, करंट स्टेट वाला, जी जी। सॉरी आउटपुट वाला जो ब्लॉक है बेसिकली, तो हाँ उसके हाँ, अंदर हमारे पास तो कंडीशंस फिर ढेर सारी आ जाएंगी कि इफ इनपुट इक्वल टू दिस दिस बिल्कुल 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 ऐसा एंड ही है। नेक्स्ट डेट। लेकिन लेकिन वो जो कंडीशंस होंगी ना वो भी स्टेट डिपेंडेंट होंगी। देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल आप स्टेट वन ले लें। स्टेट वन पे हम कह देते हैं कि वो कंट्रोल बेस्ड आउटपुट आनी चाहिए। तो मुझे फिर यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि ये जो आपकी एस टी वन पे ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, एस टी वन आगे कॉलन और वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ फॉर एग्जांपल कंट्रोल इज इक्वल टू 1 देन वाई शुड बी इक्वल टू 5, इफ कंट्रोल इज इक्वल टू 0 वाई शुड बी इक्वल टू 2। तो फिर ये कंडीशनल आउटपुट हो जाएगी जो कि इनपुट पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर ये एज अ मेले मशीन एक्ट करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, इसकी आज की ना ये बस 2 स्लाइड्स रहती हैं। इसमें शायद ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि क्या चीज़ सिंथेसाइज होती है और क्या नहीं होती। कुछ रूल्स हैं, 2 3 4 बातें हैं, ये एक दफ़ा इसको लाइक गो थ्रू कर लें। कि नॉर्मली हमने ये कहा था कि वेरी लॉन्ग टाइमिंग जो है ना वो क्या होती है, वो सिंथेसाइज नहीं होती, उसको इग्नोर किया जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जब आप उसको सिंथेसाइज करेंगे ना वो खुद ही उसको इग्नोर कर देगा। तो अगर आपने उसको देख के कोई अपना मॉडल किया होगा तो ऑब्वियसली फिर आपका मॉडल वर्क नहीं करेगा।
दूसरी बात हमने ये कहा था कि आप जब भी यूज़ कर रहे हो ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स, तो मेक श्योर करें कि एक ब्लॉक में आप मिक्स अप नहीं करें इन दोनों को। इधर आप ब्लॉकिंग यूज़ करें या फिर नॉन ब्लॉकिंग यूज़ करें। हो सकता है कि उसकी वजह से एरर ना आए जो आपने मिक्स अप किया हुआ है, लेकिन प्रेफर ये है कि वो यूज़ ना करें ताकि आपको ना उसको लाइक ट्रैक डाउन करने में कोई ज़्यादा मसला ना हो। देन जो आपकी एफएसएम्स होती हैं ऑब्वियसली वो एक बेस्ट सेंसाइजेबल एफएसएम्स होती हैं। मतलब अगर आपने ये जो अभी हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े हैं, आपने अगर इस पे एफएसएम बनाई है तो ऑब्वियसली ये सिंथेसाइज आराम से हो जाएगी। और एक और बात ये होती है कि जितने भी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी देखी हैं, रजिस्टर फाइल्स देखी हैं, जितने भी स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्राई ऑब्वियसली ये करना चाहिए कि एक ही क्लॉक से ऑपरेट करें। और ऑब्वियसली ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उनको एक ही क्लॉक से ऑपरेट किया जाए ताकि वो सिंक्रोनाइजली मॉडल हो सकें। ठीक है, जितना भी सिंक्रोनाइज उनको कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ये कुछ कुछ रूल्स हैं। और उसके बाद ये एक लास्ट पॉइंट है कि अब देखें, मुझे ये बताएं कि इसकी आउटपुट क्या होगी। हमारे पास दो ऑलवेज ब्लॉक हैं, दोनों में a इज इक्वल टू 1, एक में हम a इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं और एक में हम a इज इक्वल टू b कर रहे हैं। तो बता सकते हैं क्या होगा इसकी आउटपुट? सर रेस कंडीशन दोनों में होगी और जो रेस आखिरी वाला कंडीशन है होगी। वो जो आखिरी वाला है ठीक है, वो तो फिर हमें ए की वैल्यू होगी। जी जी हमें वैसे नॉर्मली ना हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो 2 होगा। अब हम ये क्यों नहीं कह सकते ये 2 होगा या 1 होगा? कौन बता सकता है? कोई बता सकता है कि क्यों क्यों हम नहीं कह सकते कि ये 1 होगा या 2 होगा? क्योंकि दोनों टाइम सर 0 पे स्टार्ट हुए थे। इनिशियल ब्लॉक में तो ये होता है ना कि एट यस, इनिशियल ब्लॉक में तो ये होता है कि दोनों एक साथ इनिशियलाइज होते हैं, लेकिन सीक्वेंशियल होता है ना। जी जी। और कोई? सर तो फिर पहले पहला वाला ऑलवेज ब्लॉक होगा ना एग्जीक्यूटेड, फिर दूसरे वाला होगा। और कोई बताएं इसके अलावा, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखें, ये वाले जो दो ब्लॉक्स हैं ना, दो हैं हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ऑलवेज ब्लॉक्स हैं। एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बिगिन से और यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। अब हमने ये कहा था कि अगर आप एक मॉड्यूल में जितने भी ऑलवेज ब्लॉक लिखेंगे वो सारे के सारे पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसा और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई ब्लॉक में थोड़ा सा डिले हो और उसकी वजह से ए जो है वो बाद में एग्जीक्यूट हो। कोई सिक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक ही हमारे पास वो लिखा हुआ है, एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है। ए इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है या ए इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखें, अगर ये दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट होंगे, ये वाला पॉइंट टाइम 0 पे आएगा और ये वाला पॉइंट भी टाइम 0 पे आएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें ये देखना पड़ेगा, मतलब फिर हम उसको ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके पास ए क्या है और बी, सॉरी, ए की वैल्यू 1 है या 2 है, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स ना एक ही टाइम पे चलेंगे, एक ही टाइम पे चलेंगे और एक ही टाइम पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बेसिकली कहते हैं रेस कंडीशंस कहते हैं। इसको मैंने ये कहा था कि अगर आप मल्टीपल ऑलवेज ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि आप एक ऑलवेज ब्लॉक में अगर फर्ज करें ए को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो दूसरे ऑलवेज ब्लॉक में ए को कभी भी कोई वैल्यू असाइन ना करें, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक में अगर आप एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दूसरे ब्लॉक में उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करें, फिर आपकी ये रेस कंडीशन आएगी और आपको फिर वैल्यू जो है उसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि आपकी क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। ठीक है जी, रेस कंडीशंस ये होती हैं। मेरे पास जो स्लाइड्स हैं वो बस इतनी हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अभी हम ले सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन मैंने शुरू में बात की थी, शायद लोग कम थे,